जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भेजा है। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाना चाहूँगी और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली में आई थी जॉब करने के लिए। चंडीगढ़ से मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की और फिर मैं दिल्ली में आई 2006 में। तो मतलब इनिशियली मैं अपनी बुआ जी के घर रही, फिर डिस्टेंसेस बहुत थे कि बुआ जी का घर होता था वेस्ट दिल्ली नारायणा में, मेरा ऑफिस ओखला में। तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता था ऐसे ट्रैवल करना और फिर बसेस में धक्के खाते खाते जाना, क्योंकि उस टाइम पे मेट्रो नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा पास शिफ्ट किया जाए और मैं अकेली रहना शुरू कर दिया। तो अकेली रेंटेड अकोमोडेशन में, पीजी में मैं कभी रही नहीं। तो जब मैंने रेंटेड अकोमोडेशन ली तो जो मेरी जॉब थी वो मेरी दिल्ली में सेकंड जॉब थी। तो वो एक्सपोर्ट हाउस में थी, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, तो गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में। तो वहाँ जो बॉस था, अब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे बड़े सिटी में काम करना। चंडीगढ़ में जहाँ मैंने काम किया था वो जगह बहुत अच्छी थी, बट वहाँ की ओनर जो थी वो लेडी थी और वो अपने आप में एक बहुत अच्छी कंपनी थी और एक ही कंपनी थी चंडीगढ़ में। तो जो भी काम करता था वहाँ करता था और वो कोई सैलरी देते नहीं थे, फिर भी लोग करते थे कि चलो कुछ एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो लेके दिल्ली चले जाएंगे, और मैंने भी वही किया। तो वहाँ से एक्सपीरियंस गेन किया और फिर मैं दिल्ली आ गई। तो अब ये दिल्ली था और यहाँ पे जो भी मेरा बॉस था, तो वो ठीक है, मतलब उसके साथ इंटरेक्शंस स्टार्ट हुई और मेरी फ़र्स्ट जॉब थी एज अ डिज़ाइनर। तो डिज़ाइनिंग के मामले में तो जो कुछ थोड़ा वो अच्छा समझाता था वो मुझे समझ नहीं आती थी, क्योंकि अगर वो मुझे एज अ डिज़ाइनर थोड़ा सा उभारने की कोशिश कर रहा है या निखारने की कोशिश कर रहा है तो वो मेरे पल्ले पड़ता नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। और पर उसका बिहेवियर थोड़ा सा अजीब था, इन द सेंस कि उसने मुझे कमरे में बुला लेना, जैसे उसके कैबिन में पीछे से दरवाज़ा बंद अपने आप ही हो जाता था। तो फिर बात करते करते जैसे आपको एकदम ऊपर से नीचे तक देखना, फिर नीचे से ऊपर तक देखना। अब समझ तो मुझे भी आ रहा था कि क्या कर रहा है, तो मैंने इग्नोर करना उसको। तो ऐसे ही एक आध बार उसने किया होगा और 2-3 बार ये चीज़ हुई। फिर उसकी एक बड़ा वो मेन पॉइंट था कि मतलब वो इतना अमीर था बट फिर भी मतलब वो कपड़े अजीब से ही पहनता था। एक मफलर सा गले में बांध बूंद के लटका के आ जाता था, तो झल्ला सा दिखता था। तो एक दिन हमारे ऑफिस में बायर ने आना था। तो जब वो बायर बायर यानी जिनके साथ आप बिज़नेस करते हैं, तो गारमेंट इंडस्ट्री में अगर हम एक एक्सपोर्ट हाउस हैं तो हम जिनके कपड़े बना के देते हैं, चाहे वो बायर ज़ारा हो सकता है या वो बायर मार्क्स एंड स्पेंसर हो सकता है, जो कि नाम हम जानते हैं क्योंकि ये शोरूम्स आजकल इंडिया में मॉल्स में आ गए हैं। उस टाइम पर 2006 में ये शोरूम्स मॉल्स में भी नहीं होते थे। तो आजकल तो हम बहुत नाम देखते हैं, फॉरएवर 21 और ना जाने गेस और फिर प्रमोड। तो ये सब कुछ भी नहीं पहले होता था। तो
हम ऐसी कल्चर के लिए गारमेंट्स बना रहे होते थे जो हमको पता भी नहीं था, क्योंकि ना हमने वो कहीं जाके ख़रीदने, ना हमें शोरूम्स में मिलने, और ना ही हमने वो पहनने हैं कभी। तो ठीक है, वो बायर आया तो पूरी टीम आई फिरंगियों की, तो मैंने देखा कि पहली बार जो सर हैं उन्होंने थोड़े ढंग के कपड़े पहने हुए, सिंपल बट फिर भी ढंग के, मतलब ये नहीं कि आप पागल और झल्ले लगो। तो मैंने देखा कि वो तो कहीं और ही देख रहे हैं, तो मैंने भी ना उनको ऊपर से नीचे तक देखा, देखने के लिए कि ये क्या पहन कर आ गया आज, और फिर नीचे से ऊपर तक देखा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि उसको ना पता चल गया है कि मैंने ऐसे देखा है, क्योंकि उसके मुंह पे ना एक स्माइल सी आई। पहले तो स्माइल आई, फिर उसके बाद उसको गुस्सा चढ़ गया। फिर उसने बहुत गुस्से से मुझे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर देखा कि जैसे तू कौन होती है, हाँ, और तू होती क्या है, और ऐसी टाइप, जैसे कुछ सोच रहा होता है अपने दिमाग में। बस उस दिन के बाद ना वो मेरे पीछे पड़ गया कि इसको बस निकाल देना है। तो धीरे धीरे उसने जैसे मेरे से काम छीनना शुरू कर दिया। मैं तो दिल्ली में नई थी, तो सैलरी भी इतनी नहीं होती थी कि मैं, मेरी अगर जॉब चले जाए तो मैं सस्टेन कर जाऊँ। हाँ, मैं बुआ जी के घर रहती थी, मैं बिना जॉब के भी बैठी रहूँ वहाँ पर और जॉब ढूंढती रहूँ, पर अब मैंने रहना भी अकेले शुरू कर दिया था। तो ऐसे करते कराते मतलब उसने फाइनली मुझे 5-6 महीने के अंदर अंदर निकाल दिया। फिर एक मुझे और कंपनी में ऐसा ही बॉस मिला। नहीं, उसके बाद वाली कंपनी अच्छी थी, बट उस जो थर्ड कंपनी आई वहाँ पर भी मेरे को ऐसा ही बॉस मिल गया कि वो तो इमीडिएट बॉस था। वो ऐसे नहीं कि कंपनी का ओनर ओनर था, पर उसको भी ऐसे ही मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, और मतलब मुझे ऐसे लगता था कि वो मेरे ऑर्डर्स बुक ही नहीं होने देता, कि आपके अगर ऑर्डर्स बुक हो जाएंगे, आप दिखा दोगे कि आपका काम कितना सफल है, तो आपको बड़ी तरक्की मिल जाएगी। 2-2.5 साल बैठ के मैंने वहाँ देखा ना, तो मेरी कोई अच्छी इंक्रीमेंट हुई, और वो मेरा इमीडिएट बॉस था, तो सारी मार्केटिंग वो देख रहा था और उसी के हाथ में था, बायर भी उसी का था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते थे। तो फिर जब मैंने वो कंपनी छोड़ी, उसके बाद मैं गुरुजी के मंदिर आई थी। तो अब जब मैं गुरुजी के मंदिर आई, तो जैसे मेरे को ये था कि गुरुजी से मैं कुछ वैल्यूज़ लूँ। एक गुरुजी, एक गुरु के आपके जीवन में होने का महत्व क्या होता है, क्योंकि आजकल की दुनिया में कहाँ हम वैसे तो गुरु वर्ड ही नहीं सुनते हैं, है ना। बाबा संत ऐसे सब होते हैं जो प्रवचन करते हैं, बट जो आपकी लाइफ में आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को ऑल्टर करे और आपको सिखाए, तो वो एक गुरु ही होता है। तो और मेरे साथ ये जैसे हो चुका था 1-2 बार कि मुझे बॉसेस मिलते थे, तो वो विमेनाइजर्स मिलते थे। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, 19 सितंबर को मैं गई थी 2012 में, और 2012 में 20 सितंबर को मेरे को न्यू जॉब मिल गई। तो मैंने न्यू जॉब ज्वाइन कर ली। तो न्यू जॉब ज्वाइन करने के बाद जिस ओनर ने मेरी इंटरव्यू ली थी, मुझे पता चला कि वो मेरा बॉस नहीं होगा। तो जो उसका भाई था वो मेरा बॉस, उसने मेरा बॉस होना था। और वो फिर से मेरे को समझ आई जब उसके साथ कुछ दिन डीलिंग्स हुई कि हाँ, गुरुजी सिखाते हैं आपको, आपको अपनी कमियों से भी परिचित करवाते हैं कि कुछ भी हो, एक ओनर तो है ही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके काम का दायरा बहुत कम है। सॉरी संगत जी। और वो सारी फैक्ट्री संभाल रहा है, और ना जाने कितने तरीके से उस काम को देखने की कोशिश करता है, कितने लोगों से वो काम निकलवाता है। तो ठीक है, मुझे ये समझ में आया। तो
और जो मुझे नहीं पता था, जो मेरी कमियां थी वो भी मुझे समझ में आई, तो जो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती यहाँ पर, बट इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो कुछ अटपटा था, नहीं अटपटा नहीं था, बट उसके लिए मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स नहीं मिलेंगे। वो आपके अंदर की भावना होती है, आपको पता चलती है। इट्स लाइक आप खुद से रूबरू होना, आपको आपके सामने लाकर गुरुजी खड़ा कर देते हैं, तो आप क्योंकि खुद को वैसे नहीं देख सकते, पर जब वो आपके सामने आपको लाकर खड़ा कर देते हैं तो आपको साफ दिखना शुरू हो जाता है कि शायद यहाँ से कुछ गलत है, वहाँ से ठीक हो सकता है, ऐसे। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर सेकंड चीज़ मैंने ये नोटिस की कुछ दिन के बाद, कि वो बंदा भी वुमेनाइज़र है। तो और उसकी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें, जैसे आप बैठे हो और उसने आपको देखना, कहाँ देख रहा है वो, मतलब इतना मैं उससे परेशान। और मतलब मेरा वहाँ एक दिन भी रहने को दिल नहीं करता था, और अभी तो मैंने कंपनी जॉइन ही की थी, और मेरे को थोड़ा सा सेटल इन होने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अगर हम गारमेंट इंडस्ट्री में हैं तो हमारे ऑब्वियसली कंपनी में बहुत सारे पैटर्न मास्टर्स होते हैं, तो मैं जो गारमेंट बनाऊंगी वो पैटर्न मास्टर की काबिलियत पे बहुत डिपेंड करता होता है कि वो कितना अच्छा पैटर्न बना के दे सकता है, और इस कंपनी में कोई भी अच्छा पैटर्न मास्टर नहीं था। और एक और डिज़ाइनर थी, यहाँ से मेरे को समझ आना शुरू हुआ था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो लड़की बिल्कुल भी अच्छे गारमेंट्स नहीं बनाती थी, और उसकी सैलरी इसने मेरे से डबल दी हुई थी, डबल रखी हुई थी। एक दिन तो मैं बैठ के रोई भी थी कि मेरी सैलरी कितनी है और उस लड़की की सैलरी कितनी है। उस लड़की को उसने इतना बड़ा कैबिन दिया हुआ था, समझो कि इसके अपने कैबिन से भी बड़ा होगा, जहाँ पे वो अपनी असिस्टेंट के साथ बैठती थी, और हम लोगों को उसने छोटे छोटे खुड्डों में घुसा के रखा हुआ था, जो मतलब हाफ दीवारें नहीं होती लकड़ी की बनी हुई पार्टीशंस, जिसमें आपका हाथ भी आगे पीछे आराम से नहीं जाता, और डिज़ाइनिंग में आपने स्केचिंग करनी है या ड्राइंग करनी है, तो और चीज़ें रखनी है इतनी सारी, वो आप कुछ भी नहीं रख सकते थे, वो मैनेज करना ही इतना मुश्किल हो जाता था। तो जब मैंने ये फ़र्क देखना शुरू किया, और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था कि क्यों है ऐसा फ़र्क, और उस लड़की को तो डिज़ाइनिंग आती ही नहीं, उसके कपड़े ही अच्छे नहीं होते जो वो बनाती है, तो वो यहाँ पे क्यों है, फिर मुझे सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आनी शुरू हुई, और फिर इसका मेरे तरफ बिहेवियर थोड़ा अजीब सा अटपटा सा हो गया। और ये बात मैं 2012 की कर रही हूँ, और मैं ये कहूँगी कि आज तक मेरे हिसाब से वो सबसे गंदी कंपनी है, और अभी भी मेरी हिम्मत नहीं होगी उस कंपनी में वापस जाने की, जबकि मुझे पता है कि वो, अगर मैं बोलूँगी कि मुझे रख लो, तो ना जाने बहुत सारे पैसों में मुझे रख भी लेगा, बट उसके बाद आप उसके साथ डील कैसे करोगे, तो वो इंसानों की बस की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए मतलब मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या कहूँ उसके बारे में। तो वहाँ फिर बड़े डिफ़िकल्ट दिन स्टार्ट हुए। तो एक कन्वर्सेशन हमारी ये कि मैं तो गुरुजी के यहाँ जाती हूँ, दूसरी कन्वर्सेशन हमारी ये कि ये जॉब इतनी गंदी है। तो मेरे को मतलब समझ ना आए कि मुझे गुरुजी के जाने के पास जाने के पश्चात भी कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं मिली, और सबसे गंदी मिल गई, तो बड़ा, क्योंकि ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ। मैं अपना मस्त थी, क्योंकि मेरे को हर दिन गुरुजी के यहाँ जाने को मिलता था, मैं बड़ी खुशी खुशी 1 घंटा पहले ही निकल जाती थी। वो कंपनी इस एंगल से मेरे लिए बहुत अच्छी थी कि अगर अपना काम ख़त्म कर लो तो इन्होंने आपसे पूछना नहीं होता था कि आप 6 बजे तक रुको, आप 5 बजे भी निकल के जा सकते थे, जो कि मैंने आज तक और किसी कंपनी में देखा नहीं। तो उस एंगल से हाँ ठीक है, मैंने गुरुजी के यहाँ हर दिन जा जा के बहुत इन्जॉय किया। तो पर ऑफ़िस में मैं ऑफ़ कोर्स तंग रहती थी, और जो मुझे छोड़ते थे, लेकर आते थे, वो भी गुरुजी की संगति थे, क्योंकि वो खुद मंदिर जाते थे।
तो उन्होंने मुझे छेड़ के पूछना, अरे अब तो गुरुजी के यहाँ आ रहे हो तो तुम्हें जॉब कैसे मिली, कैसी है मैडम जॉब? तो मैं कुछ बोलने लायक भी नहीं कि क्या बोलूँ, मतलब कि जॉब कैसी है ना। तो इसलिए मैं चुप। फिर जब मैं चुप तो फिर वो मेरे को समझाएं कि नहीं गुरुजी कर्म भी काटते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, जब कर्म कटेंगे तो बहुत कुछ अच्छा भी मिलेगा। तो एनीवेज जॉब चलती रही, और जॉब चलने का मतलब ये है कि मतलब मेरे को उस बंदे की शक्ल भी नहीं देखने को दिल करता। हर दिन कोई ना कोई उल्टा सीधा इंसिडेंट होना। एक दिन तो मैं फ़ोन पे अपने जीजा जी को फ़ोन करके रोई बहुत। फिर मेरे जीजा जी ने बोला कि ठीक है तू मेरे पास आ जा, मेरे ऑफिस में, और जो कि हुडा सिटी सेंटर के साथ था। वो मतलब इस फील्ड में नहीं है, पर वो उनका ऑफिस था हुडा सिटी सेंटर के पास। और फिर मैं गई उनके ऑफिस और वहाँ बैठ के रोई कि मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा ऐसा बंदा है जो तंग कर रहा है, और सभी लड़कियों को तंग करता था। मतलब उसका एक स्टाइल था तंग करने का। वैसे तो उसने लड़के ही भरे हुए थे, पत्नी से डर के भरे हुए थे या क्या। 2-3 हम लड़कियां थी, 4-5 होंगी, हाँ। तो जिसमें डिज़ाइनिंग में ही 2 थी, फिर एक और आई थी मार्केटिंग में, उसके पीछे भी पड़ गया था। फिर मतलब ऐसे ही वो मतलब करता था। तो हर दिन जब भी मैंने गुरुजी के जाने के पास जाने के पश्चात मैंने ये देखा कि हर दिन जब भी मैं उसके दरवाज़े से आमने सामने से निकलूं, क्योंकि वही एक रास्ता था और कहीं भी जाने का, तो वो तो उसके कैबिन के दरवाजे के सामने से जाना ही पड़ता था। तो गुरुजी की रोज़ फ्लावर्स की स्मेल आनी शुरू हो जाती थी, फिर काफ़ी देर तक रहती थी जब तक मैं उसका दरवाज़ा और वो पूरा बरामदा पार ना कर लूँ। और ये हर दिन होना लगभग 4-5 या 6 महीने मुझे लगातार हर दिन रोज़ फ्लावर्स की स्मेल आई। तो ठीक है, रोज़ फ्लावर्स की स्मेल मेरे को समझ में आता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग है, पर उसका मैं करूँ क्या? लाइक मेरे को ये क्लियर नहीं था, क्योंकि जॉब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो और फिर हुआ ये कि धीरे धीरे जो मेरे आए 2-3 ऑर्डर्स आए, तो दूसरे सर को तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये दूसरे सर मेरे बॉस क्यों नहीं हैं जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली थी। और क्योंकि उन्होंने मेरी इंटरव्यू ली थी तो मुझे लग रहा था उनको देख के कि वो अच्छे हैं, बट घुसने के बाद कुछ और ही हो गया। तो एनीवेज़, हाँ। तो फिर मैंने देखा कि मतलब एक बार दिवाली का हम मैं अक्टूबर में मैंने जॉइन की थी कंपनी, और 1 महीने में ही दिवाली थी, बट कंपनी की तरफ से जैसे मुझे दिवाली का गिफ्ट मिला और कुछ बोनस वोनस भी मिला। तो ये कुछ उनके अच्छे पॉइंट्स थे। और उसकी वाइफ ने मेरे से बड़े अच्छे से बात की कि तुम अभी तक सेटल इन नहीं हुए हो। तो मैंने फिर स्माइल करके मैंने कहा हाँ यस मैम, अभी तक नहीं हुई हूँ, मतलब जितना अच्छा काम करना चाहती हूँ वो नहीं कर पा रही हूँ। तो कहते कि कुछ नहीं होता, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग ग्रेट डिज़ाइनिंग फ्रॉम यू। तो फिर वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वाइफ काफ़ी अच्छी लेडी थी। फिर आगे ये होना शुरू हो गया कि उसने ना मेरे को अपनी वाइफ के अंडर डाल दिया। तो जब उसकी वाइफ के अंडर मैं आ गई तो मेरा काम थोड़ा सा जैसे आसान हो गया। तो मुझे नहीं पता उसने मुझे अपनी वाइफ के अंडर क्यों डाला, बट कुछ चीज़ें उसकी वाइफ की इतनी अच्छी थी, जैसे उसने मेरे को काम के लिए बुलाना ऑफिस में, साथ में अपनी बेटी को भी बुला लेना घर से और उसको सामने बिठा लेना। तो वो जब मेरे साथ इंटरेक्ट करती थी तो वो अपनी बेटी को चाहती थी कि वो देखे कि मैं कैसे काम करती हूँ और उससे सीखे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि किसी की आप पे इतना भरोसा है कि वो आपकी अपनी बेटी को आपसे या आपके काम करने के तरीके से काम सिखाना चाहता है। तो ये तो फर्स्ट चेंज हुई। फिर आगे जाकर हुआ ये कि मेरे ऑर्डर्स आने शुरू हो गए।
तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, कहाँ तो मैं उस कंपनी में चल नहीं पा रही थी और कहाँ 6 महीने के अंदर मेरे इतने ऑर्डर्स आए, इतने ऑर्डर्स आए। मतलब मैंने बहुत मेहनत की अगेंस्ट ऑल ऑड्स, और ऑड्स ही थे वहाँ पे, कुछ अच्छा था नहीं। तो सब कर कर आकर जो भी मैंने मेहनत की, तो इनको मेरे को 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट देनी पड़ी। तो उसके बाद बोला कि अभी इंक्रीमेंट दे रहे हैं बट 1 साल के बाद अच्छी बड़ी वाली दे देंगे। तो मतलब जो इंक्रीमेंट आपको 1 साल बाद मिलती है या 1 साल बाद भी नहीं मिलती है, वो मुझको 6 महीने के बाद इन्होंने दी। और सर का लाइन मारना तो चालू ही था, तो वो बीच में कभी भी बंद नहीं हुआ। तो एनीवेज मैं अपना ऑर्डर्स में मस्त हो गई। तो कई बार देखा मैंने कि जैसे अब मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था, तो ऐसा भी लगता था कि मुझे निकाल ही ना दिया जाए। बट फिर एक पॉइंट ऐसा आ गया कि लगभग कंपनी 100 करोड़ का बिज़नेस करती थी। उसकी सारा काम जो पीडी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम मैं देखती थी 100%। तो वो ऑर्डर्स तो आते थे मेरे वजह से आते थे, बट उसके अलावा मेरी डिज़ाइनिंग के बहुत ऑर्डर्स थे। तो उसका 100 करोड़ के बिज़नेस में से 50 या 60 करोड़ का बिज़नेस तो मेरी वजह से ही आ रहा था। तो अब ऐसा होता था कि उसके सामने मैं आराम से बैठती थी। मुझे पता था कि ये मुझे नहीं निकाल सकता और ना ही मुझे कुछ कह सकता है। तो उसके सामने मैंने आराम से बैठना डट के कि अब कर, क्या करेगा, अपने मन में सोच के। और कुछ नहीं वो कर पाता था कि मतलब क्या कर लेगा, बिज़नेस आ रहा है, बिज़नेस को नहीं लात मार सकता। तो ऐसे करते मतलब 1 साल के अंदर अंदर इतना शिफ्ट आया। तो मैं कहूँगी कि जैसे मैं कहती हूँ कि गुरुजी से मैं सीखना चाहती थी एक लाइक गुरु के होने का महत्व। मैं बहुत तंग हुई, बहुत रोई उस कंपनी में। बट अगर आप देखो तो कहीं से मैं 6 महीने में निकाली गई विमेनाइज़र बॉस होने की वजह से, कहीं मैं काम करके ही नहीं दिखा पाई विमेनाइज़र बॉस होने की वजह से। बट यहाँ शुरुआत इतनी गंदी हुई कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप यहाँ टिकोगे। बट 1 साल के अंदर अंदर मतलब कंपनी का मेन बिजनेस कंट्रीब्यूटर मैं बनी। और मतलब उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि उसका मेरे को तंग करना वैलिड था ही नहीं। तो मतलब गुरुजी आपको बहुत तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं। जर्नी बहुत मुश्किल होती है। जैसे मुझे लगता कि कोई एक अच्छा ही बॉस दे तो क्या फ़र्क पड़ता ना, कभी मैं भी आराम से बैठ के देख लूँ या देख लेती। बट नहीं, मतलब गुरुजी आपको सिखाते हैं। तो उसके बाद मुझे कोई भी ऐसा बॉस नहीं मिला जो विमेनाइज़र हो। बट जो उस कंपनी में गुरुजी ने मुझे सिखाया कि मतलब जितना भी आगे से तूफ़ान हो, आप सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर बन जाओ। तो आप स्ट्रॉन्ग बनो और सब कुछ पॉसिबल है। बिज़नेस क्रिएट करना पॉसिबल है, इंडिस्पेंसिबल होना भी पॉसिबल है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना ये सब सिखाने के लिए मुझे। और संगत जी आपका भी शुक्राना जो ये सत्संग सुन रहे हैं, और जो चैनल्स ये सत्संग शेयर करते हैं उनका भी शुक्राना। जय जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।